मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली सजा के बाद कांग्रेस लीगल सेल पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने भी लीगल टीम पर मजबूती से केस नहीं लड़ने को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। 2017 में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक एक्शन को देखते हुए इस सेल का गठन किया था। 6 साल बाद भी लीगल सेल पूरे देश में जिला स्तर पर एक्टिव नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पदाधिकारी सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। लीगल सेल के चेयरमैन विवेक तन्खा वर्ष 2019 और 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तन्खा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। 2021 में कांग्रेस लीगल सेल से इस्तीफा देते हुए विवेक तन्खा ने कहा था कि लीगल सेल में नए लोगों को मौका देने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। सोनिया गांधी जी ने मेरा इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए 4 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी। हालांकि कांग्रेस की वेबसाइट पर अब भी विवेक तन्खा ही लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी मानहानि केस को लेकर के कांग्रेस ने रणनीति बदल ली है और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में एक टीम केस की पैरवी करेगी। इसमें वरिष्ठ वकील RS चीमा, वकील किरीट पनवाल और वकील तरन्नुम चीमा शामिल हैं। कांग्रेस केस की मेरिट पर सवाल उठाया है और केस को खारिज करने की मांग की है। 2017 में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस ने कानूनी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया था। उस वक्त इस प्रकोष्ठ के साथ RTI को भी जोड़ा गया था। मकसद था कि RTI का उपयोग कर बड़े बड़े मुद्दों को उजागर करना, लेकिन पिछले 6 साल से कानूनी प्रकोष्ठ यह करने में विफल रहा है। इतना ही नहीं, जमीन तक संगठन का विस्तार भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। कांग्रेस का विधि प्रकोष्ठ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर नहीं आता है। अब सवाल यह है कि कानून प्रकोष्ठ की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी वजह क्या है, इसको समझे जरा। अब इसको पूरा समझे कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक एक्शन से बचाना। किसी भी मसले पर सरकार के खिलाफ जब विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की ओर से उन पर राजनीतिक केस लाद दिया जाता है। कानूनी प्रकोष्ठ उसी केस में कार्यकर्ताओं को बचाने का काम करती है। कानूनी प्रकोष्ठ जमानत दिलाने से लेकर के राजनीतिक केस में बरी कराने तक का काम करती है। कांग्रेस ने जिला स्तर पर इसकी संरचना तैयार करने के लिए ही 2017 में इस प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया था। अपने नेता के खिलाफ अफवाह पर कानूनी एक्शन लेना। पार्टी नेता के खिलाफ अगर कोई भी अफवाह फैलाता है या राजनीतिक विद्वेष के लिए गलत बयानी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम लीगल सेल का ही होता है। लीगल सेल पहले नोटिस भेजती और फिर उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई करती, लेकिन कांग्रेस लीगल सेल अब तक यह करने में असफल रही है। कई मौकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर अफवाह फैलाई गई, लेकिन लीगल सेल कोई एक्शन नहीं ले पाई। वर्ष 2022 में ईडी की जांच के बीच विवेक तन्खा ने गृह मंत्री और वित्त मंत्री को एक नोटिस जरूर भेजा था, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। चुनाव में मदद करना ताकि पर्चा खारिज न हो। चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन की देखरेख लीगल सेल के जिम्मे होता है। लीगल सेल कानूनी वैधता की जांच कर प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल करवाने का काम करता है। चुनाव आयोग में जब भी कोई भी शिकायत दर्ज करानी होती है तो लीगल सेल के लोग ही राजनेता के साथ चले जाते हैं, जिसमें धांधली पर लगाम लगाया जा सके। यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराने में अगर कोई गड़बड़ी हो रही तो वहां पर कानूनी प्रकोष्ठ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि मुख्य कांग्रेस से ज़्यादा एक्टिव युवा लीगल सेल दिखाई देता है। देश से लेकर के कई राज्यों में जिला स्तर तक युवा कांग्रेस का लीगल सेल एक्टिव है। अफवाह फैलाने के कई मामलों में युवा सेल का, जो कांग्रेस का युवा सेल है, उसका लीगल सेल बहुत अच्छा काम करता है। पत्रकारों को नोटिस तक भेज चुका है। युवा कांग्रेस का लीगल सेल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होता है। हाल ही में इंदिरा गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वाले एक पत्रिका पर युवा कांग्रेस का लीगल सेल ने कानूनी एक्शन लिया था। वकीलों की पार्टी में कानूनी प्रकोष्ठ आखिर निष्क्रिय क्यों है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त कांग्रेस को वकीलों की पार्टी कहा जाता था। सरकार की फैसलों में वकील से लेकर के राजनेता बने इन लोगों का दबदबा होता था। सरकार और पार्टी में बड़े बड़े वकीलों की तूती बोलती थी, मगर सत्ता जाने के बाद 9 साल में ही कांग्रेस कानूनी मोर्चे पर फिसलने लगी है। आखिर वजह क्या है, इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि किन वकीलों को मनमोहन सिंह सरकार में खास तवज्जो मिली, जो बाद में मंत्री भी रहे। P चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, पहले नंबर पर आते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील P चिदम्बरम को मनमोहन सिंह सरकार में सबसे ज्यादा तरजीह मिली। P चिदम्बरम वित्त और गृह जैसे विभाग के मंत्री रहे। 10 जनपद के करीबी माने जाने वाले चिदम्बरम वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। चिदम्बरम मई 2022 में तब सुर्खियों में आए थे जब बंगाल सरकार के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में पैरवी करने जा रहे थे। चिदम्बरम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर में ही घेर लिया था और उनका विरोध कर दिया। कपिल सिब्बल, ये एक बड़ा नाम है, इस समय कांग्रेस को बहुत मजबूती दे रहे हैं। कपिल सिब्बल साल 2022 में कांग्रेस छोड़ने वाले। कपिल सिब्बल की मनमोहन सिंह सरकार में तूती बोलती थी। कपिल सिब्बल 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार में कई विभागों की कमान संभाल चुके थे। इनमें कानून और शिक्षा जैसा अहम महकमा भी शामिल था। यानी कपिल सिब्बल के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 2022 में कांग्रेस आला कमान से खटपट के बाद कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि
सिब्बल कानूनी तौर पर अब भी विपक्ष के नेताओं के लिए मोर्चा संभाले रहते हैं। तीसरे नंबर पर आते अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार भी मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कुमार राजीव गांधी के वक्त कांग्रेस में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। फरवरी 2022 में चुनाव से पहले कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कुमार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। 2002 से 2016 तक कुमार पंजाब से राज्यसभा सांसद थे। चौथे नंबर पर आते हैं सलमान खुर्शीद। 70 साल के सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। खुर्शीद मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में काफी पावरफुल रहे थे। खुर्शीद को विदेश कानून जैसे विभागों के मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, एक विवाद में आने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। खुर्शीद कांग्रेस के बड़े मसलों में जरूर शामिल रहते हैं, लेकिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। पांचवें नंबर पर आते हैं हंसराज भारद्वाज। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है हंसराज भारद्वाज। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2009 तक कानून मंत्री थे। भारद्वाज को पार्टी ने हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी बनाया था। 2009 के बाद भारद्वाज को पार्टी ने राजभवन भेज दिया और उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। वहां पर येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त की सिफारिश करने को लेकर के सुर्खियों में रहे। भारद्वाज का 2020 में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। छठे नंबर पर आते हैं विवेक तनखा। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के दोस्त के नाम से जाने जाने वाले विवेक तनखा 2012 में निर्दलीय राज्यसभा का सांसद चुनाव हार गए थे। उसके बाद तनखा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सरकार में उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। तनखा को कांग्रेस ने 2016 में राज्यसभा भेजा। तनखा 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार मिली थी। अब यह है कि कानूनी प्रकोष्ठ को क्यों नहीं जिंदा कर पा रही कांग्रेस, से बड़ा सवाल है। एक वक्त देश में बड़े वकीलों की फौज रखने वाली कांग्रेस अब कानूनी प्रकोष्ठ का सही से संचालन क्यों नहीं कर पा रही, अपने आप एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, दरअसल सत्ता में जब कांग्रेस थी तो उसके पास वकीलों को देने के लिए कई तरह के पद थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसी के नाते से वकील थोड़ा दूरी भी बना रही, ऐसा मानना है लोगों का। साथ ही अगर कोई वकील प्रकोष्ठ से जुड़कर काम करता है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि अलग केस लड़ने पर वकीलों को पूरी फीस मिलेगी। इन्हीं 2 वजहों के अलावा कांग्रेस हाईकमान का कानूनी प्रकोष्ठ के प्रति उदासीनता भी निष्क्रियता की एक बड़ी वजह है। विवेक तनखा को इस्तीफा दिए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस विभाग में नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई। यही प्रमुख कारण है जिसके नाते से अभी तक कांग्रेस का लीगल सेल इतना मजबूत नहीं हो पाया, और यही कारण भी है कि जिसके नाते से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, जिसके नाते से कांग्रेस के पास एक पूरी वकीलों की पलटन है, फौज है। जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जाने माने वकील हैं वो सब कांग्रेस के नेता रहे हैं और अहम पदों पर मंत्री भी रह चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर आ जाती है जब कांग्रेस को कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी होती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।